मैं धर्मेंद्र चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं 360 डिग्री कंपटीशन अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का स्वागत है 360 डिग्री कंपटीशन अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। हम सब डिस्कस करेंगे आज राज्यवार स्टैटिक जीके का पार्ट थर्ड। जैसा कि आपको पता है कि हम पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड में उत्तर प्रदेश से संबंधित स्टैटिक जीके को डिस्कस कर चुके हैं और पार्ट फर्स्ट और सेकेंड में हमने देखा था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश में 16 महाजनपदों की स्थिति को भी देखा था। 1857 की क्रांति के समय अलग अलग स्थानों पर नायक कौन थे उसको भी हमने देखा था, चाहे वो कानपुर रहा हो, चाहे वो लखनऊ में बेगम हजरत महल का नेतृत्व रहा हो, चाहे इलाहाबाद में लिकायत अली का नेतृत्व रहा हो, चाहे फैजाबाद में मौलवी अहमद अल्लाह का नेतृत्व रहा हो। हमने रेल मार्गों को भी देखा था और वहां बात किया था कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक रेल मार्ग का विस्तार है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भी देखा था, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भी देखा था। चाहे वो बनारस का कड़मेरू शिव मंदिर रहा हो, चाहे वो अमीर खुसरो का मकबरा रहा हो, ठीक है, चाहे वो कालिंजर का शेरशाह सूरी का युद्ध रहा हो, हमने सब कुछ देखा था। चाहे वो अकबर का मकबरा रहा हो या पंचमहल फतेहपुर सिकरी का महल रहा हो, हमने सब कुछ देखा था। मोती मस्जिद भी देखा था, ताजमहल भी देखा था, नरौरा परमाणु विद्युत गृह भी देखा था। इस तरह की बहुत सी चीज़ों को हमने आपसे डिस्कस किया था। उत्तर प्रदेश के मेले भी हमने आपसे डिस्कस किया था। यहाँ के लोक नृत्य जैसे जोगनी, चरकुला, नटवरी, धुरिया, पाई डंडा, ऐसे लोक नृत्य भी हमने आपसे डिस्कस किया था। चाहे वो 9 अगस्त 1925 की रेल डकैती रही हो, काकोरी कांड रहा हो, जिसके लिए राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खां और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को फांसी दी गई थी, चाहे वो चौरी चौरा की घटना रही हो 4 फरवरी 1922 गोरखपुर की, चाहे वो इलाहाबाद की पहली और द्वितीय संधि रही हो, हमने सब कुछ आपसे डिस्कस किया था। यहाँ के त्यौहार, यहाँ की जनजातियाँ भी हमने आपसे डिस्कस किया था। इसी क्रम में हमने आपसे राष्ट्रीय पार्क और पक्षी अभ्यारण्य केंद्र भी डिस्कस किया था, चाहे वो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हो, चाहे वो चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार हो, या फिर वो नवाबगंज पक्षी वन्य जीव विहार हो, ओखला वन्य जीव विहार हो, कैमूर वन्य जीव विहार हो, सारी चीज़ों को हमने आपसे डिस्कस किया था। इसी क्रम में हमने आपको बताया था कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ये सब हमने आपको पहले ही बता दिया था और डिस्कस कर रखा था। साथ ही ये भी कहा था कि जो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है धोबिया, उसे क्या कहते हैं, कट घुड़वा नृत्य भी कहते हैं। और हमने ये भी गौतम बुद्ध से रिलेटेड फैक्ट भी आपको बताया था कि सबसे पहला उन्होंने जो अपना उपदेश दिया था वो वाराणसी के उत्तर प्रदेश के वाराणसी के सारनाथ में दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन का नाम दिया जाता है। और ये भी कहा था कि जौनपुर शहर की स्थापना जो है जौना खां की याद में फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। उसी क्रम में हमने आपको यह भी बताया था कि गौतम बुद्ध ने अपना सबसे अधिक समय जो है वो श्रावस्ती में बिताया था। यहाँ के जलप्रपात को भी हमने देखा था, चाहे वो बिंडम जलप्रपात रहा हो, चाहे वो सिरसी रहा हो, चाहे वो चंद्रप्रभा जलप्रपात रहा हो। तो यहाँ से बहुत कुछ हमने देखा था। यहाँ की झील को भी देखा था, गोविंद बल्लभ पंत सागर, जिस क्रम में हमने आपको कहा था कि ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है और झील का नामकरण उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। तो सारी चीज़ों को हमने मोटे मोटे तौर पे देखा था, जिसका रिकैप हमने कर दिया है। अब जो उत्तर प्रदेश से बचे हुए तथ्य थे उसे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब इस पे जो बचे हुए तथ्य हैं, चाहे वो नदी घाटी परियोजना है, चाहे यहाँ के कुछ संस्थान हैं, या उनकी मध्य पाषाण काल में स्थिति हो गया, नव पाषाण काल में स्थिति हो गया, लौह पाषाण काल में स्थिति हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ों को हम यहाँ उत्तर प्रदेश से संबंधित तथ्य को डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे उत्तराखंड पे, उत्तराखंड राज्य के बारे में डिस्कस करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट स्टैटिक जीके को डिस्कस करेंगे। तो देखिए उत्तर प्रदेश का जो इतिहास में से जुड़ा हुआ अन्य बिंदु था उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। आइए देखते हैं मध्य पाषाण काल में उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी। तो मध्य पाषाण काल के कुछ स्थल हैं, पुरातात्विक स्थल हैं, जैसे सराय नाहर राय, यहाँ से क्या क्या साक्ष्य आपको मिले हैं। तो यहाँ से स्तंभ गर्त के साक्ष्य मिले हैं, 4 नरकंकाल के साक्ष्य मिले हैं और युद्ध के साक्ष्य भी आपको यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके किसी भी एग्जाम में, चाहे आपका जेल वार्डन हो, चाहे एसएससी हो, चाहे यूपीपी हो, चाहे स्टेट पुलिस हो, एसआई हो, रेलवे हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, कोई भी एग्जाम हो, सारे जगहों पे सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन आपका आता ही आता है। इसी क्रम में देखेंगे दमदमा, तो यहाँ से 3 नरकंकाल प्राप्त हुए हैं।
महदाह को भी देखेंगे तो यहाँ युगल समाधान के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, युगल समाधान के प्रमाण हैं। और मृग सींग के छल्ले हैं, ठीक है, जो मृग होता है उसका सींग होता है, उसके छल्ले भी यहाँ से महदाह से प्राप्त हैं और युगल समाधान के भी साक्ष्य महदाह से प्राप्त हैं। बात करेंगे लेखैया की, तो लेखैया जो है वो सर्वाधिक नरकंकाल यहाँ से मिला हुआ है, ये मिर्जापुर का क्षेत्र है। लेखैया जो है वो मिर्जापुर का क्षेत्र है। चौपानी मांडो की बात करें तो यहाँ से जंगली धान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अभी इसी क्रम में हम देखेंगे आगे कि नवपाषाण काल में उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी, क्या सिचुएशन था उत्तर प्रदेश का, क्या स्थिति थी उत्तर प्रदेश की नवपाषाण काल में। तो कोल्डिहवा से आपको चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसी क्रम में लहुरा देव से भी आपके चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये दोनों चावल अलग अलग है, आपको ऑप्शन ध्यान से देखना होगा एग्जाम में, वहां पूछा क्या जा रहा है, ऑप्शन चावल का साक्ष्य है या फिर आपसे जंगली धान के साक्ष्य पूछे जा रहे हैं, दोनों अलग अलग बातें हैं। लहुरा देव की बात करें तो आपका बस्ती मंडल के अंतर्गत संत कबीर नगर जिला आता है, उसी का एक स्थान है लहुरा देव, वहां से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश का ये डिस्ट्रिक्ट है, नवपाषाण काल में यहाँ से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। अच्छा आगे देखते हैं लौह युग में उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति थी। तो लौह युग में उत्तर प्रदेश की अगर स्थिति को देखें, अतरंजी खेड़ा से जो है वो लौह निक्षेप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब अतरंजी खेड़ा की बात करें तो ये एटा जिले में पड़ता है आपका अतरंजी खेड़ा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ की बहुउद्देशीय परियोजनाओं को देख लेते हैं, कौन कौन सी परियोजनाएं हैं उत्तर प्रदेश में। तो रिहंद परियोजना जो रिहंद नदी पर बनाया गया है, रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर है, शारदा प्रोजेक्ट सरयू शारदा नदी पर है, माता टीला बांध परियोजना बेतवा नदी पर है। अब ये शारदा प्रोजेक्ट जो है आपको घाघरा शारदा नदी लिखा हुआ मिल जाएगा किताबों में, तो किताबें अपडेट नहीं होंगी, इस वजह से वहाँ पर आपको मिल जाएगा। जब किताबें न्यू प्रिंट आएंगी तो आपको वहाँ पर सरयू शारदा नदी ही मिलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने, माननीय योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने सरयू नदी का नाम, मतलब घाघरा नदी का नाम जो है वो सरयू नदी ही कर दिया है, इसलिए आपको ये सरयू शारदा नदी ही पढ़ना होगा। अब उत्तर प्रदेश में विभिन्न संस्थान को देख लिया जाए, कौन कौन से यहाँ संस्थान है उत्तर प्रदेश में, उसे भी हम देख लेते हैं। चलिए, केंद्रीय औषधि संस्थान लखनऊ में स्थित है। ऐसे ही केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पादप संस्थान, ये भी लखनऊ में है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान या इज्जतनगर में है। ये सारे संस्थान आपको याद रखने हैं, किसी भी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि सारे के सारे क्या हैं, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट हैं, तो आपके केंद्रीय संस्थान हैं सब तीनों के तीनों, इसलिए किसी भी एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। भारतीय घास क्षेत्र एवं चारा अनुसंधान केंद्र झांसी है, आपको झांसी याद रहना चाहिए कि 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई ने यहाँ की क्रांति का नेतृत्व किया था। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान आपका इज्जतनगर में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र मखदूम में है। सामाजिक वानिकी तथा पर्यावरण केंद्र आपका इलाहाबाद में है, प्रयागराज में है। यहाँ पे अब हम स्टार्ट करेंगे उत्तराखंड को, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जितना भी स्टैटिक जीके था यहाँ पर समाप्त हुआ, और आगे हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड के जीके को। इसके स्थापना की हम बात करेंगे तो 9 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना होती है भारत के 27वें राज्य के रूप में। तो भारत का 27वां राज्य आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपका आंसर आएगा उत्तराखंड। इसकी राजधानी की बात करें तो यहाँ इसकी 2 राजधानी है, देहरादून और गैरसैंण। तो अभी हाल ही में गैरसैंण को दूसरी राजधानी बनाया गया है। यहाँ के राजकीय पशु की बात करें तो कस्तूरी मृग है। यहाँ के राजकीय पशु की बात करें तो कस्तूरी मृग है। इसका आप साइंटिफिक नेम जान सकते हैं तो मास्कस क्राइसोगास्टर। कस्तूरी मृग का साइंटिफिक नेम मास्कस क्राइसोगास्टर है। यहाँ के राजकीय पक्षी की बात करें तो मोनाल है। मोनाल का साइंटिफिक नाम अगर आप जानना चाहें तो लोफोफोरस इम्फिजेनस है। लोफोफोरस एम्पिजेनस जो है वो मोनाल का वैज्ञानिक नाम है। उसी तरह से आप राजकीय वृक्ष को देखेंगे तो बुरांस यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष है। राष्ट्रीय पुष्प को आप देखेंगे तो ब्रह्म कमल यहाँ का राष्ट्रीय पुष्प है। आप यहाँ का राष्ट्रीय भाषा को देखेंगे तो हिंदी पहली राजकीय भाषा जो है वो हिंदी है, और दूसरी राष्ट्रीय भाषा जो है वो संस्कृत है। आपको थोड़ा सा याद दिला दें कि उत्तराखंड
उत्तराखंड 2006 तक उत्तराखंड ना होकर के उत्तरांचल हुआ करता था, यानी कि 2007 से उत्तरांचल का नाम बदल करके ही उत्तराखंड कर दिया गया है। यहाँ के सीटों की बात करेंगे तो लोकसभा में 5 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, विधानसभा में 70 सीटें हैं। अब पड़ोसी राज्य और देश को भी देख लेते हैं, कौन कौन से पड़ोसी राज्य और देश हैं। आप मैप में देख पा रहे होंगे कि इसके 3 पड़ोसी राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। ये 3 पड़ोसी राज्य हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा को भी साझा करता है। चीन और नेपाल के साथ उत्तराखंड अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को भी साझा करता है। तो आपको याद रखना 3 राज्य और नेपाल और चाइना के साथ साथ ये 3 राज्यों से भी जुड़ा हुआ है। अच्छा, यहाँ की नदियों की भी बात कर लें तो गंगा, अलकनंदा, यमुना, भागीरथी, मंदाकिनी, कोशी, भीलगंगा यहाँ की क्या है, प्रमुख नदियां हैं। इनको भी हम डिस्कस विस्तार से आगे करेंगे। अब यहाँ के दर्रों की बात कर लें उत्तराखंड में, क्योंकि पहाड़ पर्वत तो वहाँ पर दर्रा होना स्वाभाविक है। तो ट्रेलस दर्रा क्या है, ट्रेलस दर्रा पिंडारी घाटी और मिलाम घाटी को जोड़ता है। 2 घाटी हैं वहाँ की, पिंडारी घाटी और मिलाम घाटी। इस दोनों घाटी को जोड़ने वाला दर्रा क्या है, ट्रेलस दर्रा है। आगे हम देखेंगे मंगसा धूरा दर्रा। अगर मंगसा धूरा दर्रा की बात करें तो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। आगे हम देखेंगे लिपुलेख दर्रा, ये भी उत्तराखंड को तिब्बत से ही जोड़ता है। अब लिपुलेख दर्रे की बात करें तो भारत और चीन के बीच व्यापार संबंध के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रा है लिपुलेख दर्रा। आगे इसी क्रम में अगर हम देखें तो मानसरोवर की यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे से होकर के ही गुजरना पड़ता है। आगे हम देखेंगे माना दर्रा। तो माना दर्रा में आपको याद रखना है कि उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। आपका एक क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा दर्रा किन स्थानों को जोड़ता है। आपसे पूछा जा सकता है कि माना दर्रा किन 2 जगहों को जोड़ता है, तो आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे देखेंगे मलिंगला दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है और ये दर्रा जो है गंगोत्री के उत्तर में स्थित है। आगे हम बात करें नीति दर्रा की बात करें तो नीति दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। और भी बहुत से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, नंदा देवी चोटी उत्तराखंड में स्थित है। यह कुमायूं हिमालय का सर्वोच्च शिखर है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि कुमायूं हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो आपको बताना होता है नंदा देवी। और ये कहाँ स्थित है, तो ये उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड के तराई में ही पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और उत्तराखंड में ही घास के मैदान पयार और बुग्यालय 2 घास के मैदान पयार और बुग्यालय घास के मैदान उत्तराखंड में पाए जाते हैं। आगे देखें तो गंगोत्री हिमनद से उद्गमित गंगा देवप्रयाग में गंगा कहलाती है। देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा का संयुक्त रूप ही गंगा कहलाता है। यानी कि 2 नदियों का संयुक्त रूप, भागीरथी और अलकनंदा का संयुक्त रूप गंगा कहलाता है, जो देवप्रयाग में आके मिलती हैं। उत्तराखंड के देवप्रयाग में आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इन 2 नदियों का संयुक्त रूप गंगा कहलाता है, तो आपका जवाब होना चाहिए, आपका आंसर यहाँ से बनता है अलकनंदा और भागीरथी। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। वर्ष 2008 की बात करें तो वर्ष 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्रदान कर दिया गया। और गंगा की कुल लंबाई की बात करें तो 2525 मीटर इसकी लंबाई है। 2 किलोमीटर 525 मीटर इसकी लंबाई है। और गंगा नदी का सर्वाधिक विस्तार जो है वो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। और ये बाद में जा करके गंगोत्री से निकलती है उत्तराखंड के, और ये जा करके बंगाल की खाड़ी में मिलती है। अगले टॉपिक को देखें तो नेपाल की बात हो रही है। नेपाल को गंगा नदी का वाटर टावर कहा जाता है। नेपाल को गंगा नदी का वाटर टावर कहा जाता है। चलिए उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो बाघों के लिए संरक्षित किया गया है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। बात करें फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की तो ये कस्तूरी मृगों के लिए संरक्षित किया गया है। अच्छा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इसकी स्थापना जो है
सर हेली के द्वारा 1936 में किया गया था। और ये भारत का नहीं, अभी तो पूरे एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क था। और अगर हम बात करें 1957 से पहले, 1957 से पहले इस पार्क का नाम रामगंगा राष्ट्रीय पार्क था। क्योंकि जिम कॉर्बेट जो थे वो प्रकृति प्रेमी थे, तो उनके सम्मान में इस पार्क का नाम बदल करके जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। और आगे देखें हम, 1 नवंबर 1973 को जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क को भारत का पहला बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। यानी बाघों के लिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को 1 नवंबर 1973 से संरक्षित कर दिया गया। तो देखिए, आप चाहे स्टैटिक जी के स्टेट वाइज पढ़िए या इंडिया लेवल पढ़िए, चीजें आपको वही पढ़नी होती हैं। अब यहाँ पर चिपको आंदोलन की शुरुआत 1 नवंबर 1973 को, चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 को उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा जी के द्वारा किया गया था। और ये वनों के संरक्षण के लिए चिपको आंदोलन स्टार्ट किया गया था। ये आपको बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, किसके द्वारा और कब और कहाँ, ये सारा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। यहाँ की जनजातियों को देख लेते हैं। तो भोटिया, जौनसारी, राजी, थारू, बुक्सा, या जिसे आप भुक्सा भी कह सकते हैं, शौका, यहाँ की सब जनजातियां, मुख्य जनजातियां यही सब यहाँ की हैं। और आज का ये वीडियो यहाँ पर समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम उत्तराखंड से संबंधित जलप्रपात है उत्तराखंड का, झील है, लोक नृत्य है, मेला है, त्योहार है, महोत्सव है, और यहाँ के विभिन्न संस्थान हैं। कौन कौन से संस्थान हैं, यहाँ के एयरपोर्ट, ठीक है, ये सारी चीज़ों को हम यहाँ से डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इसके बाद, इन चीज़ों को डिस्कस करने के बाद बिहार स्टैटिक जीके को भी हम कवर करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें। थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार।